चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 10 के 12 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभावों के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाही तारा चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है तथा तथ्य का पुनः अवलोकन करने के लिए आइए क्रियाकलाप देखें। तो तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए और इसे चित्र 12.11 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ को बिंदुओं x तथा y के बीच रखिए और तार x y कागज की सतह के लंबवत रखा है और इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप में एक छोटी दिक् सूचक रखिए। इसकी सुई की स्थिति को नोट कीजिए और प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए और दिसूचक सुई की स्थिति में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है और क्या इसका क्या तात्पर्य है। इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबक तत्व एक दूसरे से संबंधित है। तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव का उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं। इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित हैं और इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। इसके पहले देखते हैं हम हैंस क्रिश्चियन अस्टरटेन के बारे में देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन अस्टरटेन ने विद्युत चुंबक तत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई और सन 1820 ईस्वी में उन्होंने अकस्मात एक खोज की। किसी विद्युत धारा के तार के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेपण उत्पन्न हुआ और अपने परीक्षणों के आधार पर अस्टरटेन ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबक तत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं और उनके अनुसंधान ने आगे चलकर नई प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशीय आदि का सृजन किया और उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अस्टरटेन रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं देखें। हम इस तथ्य से भली भांति परिचय हैं कि किसी क्षण चुंबक के निकट आने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक ही होता है और किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करता है और उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव तथा उत्तर ध्रुव कहते हैं और दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणमुखी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह भी परीक्षण किया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। क्रियाकलाप देखें तो किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज लगाइए और इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए और छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप में कुछ लोहचूर्ण छितराइए और जैसे चित्र में दर्शाया गया और इस कार्य के लिए नमक छितरावक का उपयोग किया जाता है। और अब बोर्ड को धीरे से थपथपाइए। क्या परीक्षण क्या करते हैं तो लोहचूर्ण स्वयं को चित्र 12.2 के दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर देता है और लोहचूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है। यह पैटर्न क्या निर्देश करता है। चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है अतः लोहचूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लोहचूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश लोहचूर्ण स्वयं संरेखित होती है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपित करती है। क्या किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी हुए। वास्तव में आप स्वयं किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींच सकते हैं। क्रियाकलाप देखें तो एक क्षण चुंबक तथा एक मोटी दिक्सूची लीजिए और किसी चिपचिपे पदार्थ में ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफेद कागज के बीचों बीच एक चुंबक को रखिए और चुंबक की सीमा रेखा अंकित कीजिए। दिक्सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाइए और यह कैसे व्यवहार करता है। दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर
की ओर संकेत करता है। दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थिति या अनुकूली पेंसिल से अंकित कीजिए और अब दिक्सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था और उत्तर ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रियाकलाप को दोहराइए और अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र प्राप्त हो जाए और यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है और प्रयुक्त प्रक्रियाओं को दोहराकर जितनी संभव हो सके इसको रेखा से खींचिए, इस क्षेत्र को खींचिए और आपको वो चित्र 12.4 में दर्शाए अनुसार पैटर्न प्राप्त होगा और यह रेखा चुंबकीय के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं और किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप कर प्रेक्षण कीजिए और चुंबक के ध्रुवों के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। जैसे चित्र 12.4 में चुंबकीय क्षेत्र रेखा का अंकित तीर के निशानों पर हम ध्यान दे सकते हैं और चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उनके दक्षिण ध्रुवों से उत्तर ध्रुव की ओर हो जाती है और ध्रुव की ओर होती है और यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है, जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है अर्थात वहां पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा और दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी जो संभव नहीं हो सकती है। उसके बाद भी किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें। क्रियाकलाप 12.1 में हमने यह देखा कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम एक और क्रियाकलाप देखें। तो एक लंबा सीधा तांबे का तार 1.5 V के दोनों या 3 सेल तथा एक प्लग कुंजी लीजिए और इन सबको चित्र 12.5 के एक दर्शाए अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए और सीधे तार को दिक्सूची के ऊपर उसकी सुई के समानांतर रखिए और प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के उत्तरी ध्रुव के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। यदि विद्युत धारा चित्र 12.5 के एक दर्शाए अनुसार उत्तर के दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो दिक्सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा और चित्र 12.5 के बी में दर्शाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोजनों के प्रतिस्थापित कीजिए और इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी और दिक्सूची के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए और यह आप देखेंगे कि जब अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की उत्क्रमित हो रहा है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें तो किसी चाल से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न किससे निर्धारित होती है, कैसे निर्धारित होती है। यह एक पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है और उसकी जांच हम एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारा सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करें। क्रियाकलाप देखें तो एक 12 वाट की बैटरी लीजिए और एक परिवर्ती प्रतिरोध यानी धारा नियंत्रक 0-5A परिसर की एमीटर तथा एक प्लग कुंजी तथा एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लीजिए। एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराइए। यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ड का तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। और चित्र
12.6 के ए में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर बिंदु x तथा y के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी एमीटर तथा धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी में संयोजित कीजिए और तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लोह जोड़ एक समान रूप से छितराइए और इसके लिए आप नमक छितरवाकर का उपयोग कर सकते हैं। और धारा नियंत्रण के परिवर्तन को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए तथा एमीटर के विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कीजिए। कुंजी लगाकर परिपथ बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदु x तथा y के बीच में लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर सीधा रहे। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए और लोह चूर्ण के पैटर्न का परीक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि लोह चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाता है और ये संकेंद्रित वृत्त का निरूपित करती है। ये चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात होगा? वृत्त के किसी बिंदु ऊपर दिक्सूची रखिए और सुई की दिशा का परीक्षण कीजिए और दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताइए। क्या दिशा? इस दिशा को तीर द्वारा दर्शाए ये और यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में उत्क्रमित हो जाएगी। इसका परीक्षण कीजिए। उसके बाद देखते हैं यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम को परिवर्तित कर दे तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे दिक्सूचक के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा के परिवर्तन कीजिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी एक दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि हो जाएगी। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही है परंतु दिक्सूची तांबे के तार में दूर चला जाता है तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे देखने के लिए हम दिक्सूची को चालक तार से दूर स्थित किसी बिंदु ऊपर रख देंगे और आप क्या परिवर्तन देखते हैं इसमें। और यदि यह देखें कि दिक्सूची का विक्षेप घट जाती है तो इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। और चित्र 12.6 में यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारा वाही सीधे चालक तार के दूर हटते जाते हैं तो उसके चारों ओर के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रित वृत्त का साइज बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम देखिए तो किसी विद्युत धारावाही चालक के संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ से विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ रहे हैं और आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो आपकी अंगुलियों चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी जैसे कि चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। और इसे दक्षिण हस्त यानी दायां हाथ अनुष्ठ नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन यानी पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा उसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। हल करके देखें तो विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी तार के ऊपर या नीचे की किसी बिंदु तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। अब इसी प्रकार से तार के पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। उसके बाद विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें। अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश यानी लूप बनाया दिया जाए तो और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी
कुंडली के व्युत्क्रम पर निर्भर होता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रित वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा हो जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगता है। विद्युत धारावाह तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। और दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। क्रियाकलाप देखें। एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें 2 छिद्र हो और एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफ़ी अधिक हो और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगा दिया जाए। चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रण से संयोजित कीजिए और कार्डबोर्ड पर लोह जोड़ एक समान ही छितराइए और कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए और कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता है दिखाई दे उसका परीक्षण कीजिए। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही पर तार के कारण किसी एक दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोम निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास इन फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। और इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। उसके बाद देखें परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखें। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति के अनेक फेरे वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। और किसी विद्युत धारा वाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र 12.10 में दर्शाया गया है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना चित्र 12.4 में दर्शाए गए छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या ये एक जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में परिनालिका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। यह निर्देश करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रहकर चुंबक बनाने में किया जाता है और इस प्रकार बने चुंबकों को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल देखें तो हमने यह सीखा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करती है और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। और फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। और किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप से देखा जा सकता है। क्रियाकलाप देखें तो एक एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ लीजिए और चित्र 12.12 में दर्शाए अनुसार इस छड़ को 2 संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज लटकाइए और एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक को 2 ध्रुवों के बीच हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। और ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे तथा एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर रखिए। और एल्युमिनियम के छड़ को एक बैटरी एवं एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए और एल्युमिनियम छड़ में सिरे बी तथा ए के ओर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। अब क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए भी छड़ बाईं दिशा में विस्थापित है और अब छड़ के प्रवाहित होने वाली विद्युत
धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है। छड़ क्यों विस्थापित होती है, देखते हैं। उपर्युक्त क्रियाकलापों में छड़ के विस्थापन में हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा अभी उत्क्रमित हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदल कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। और एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह निर्देश मिलता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। और प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम यानी छड़ पर आरोपित बल के परिणाम उच्चतम होता है। और जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तो ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। और क्रियाकलाप 12.7 में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था। और यह भी पाया था कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। और इन तीनों दिशाओं में व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का वाहस्य यानी बाएं हाथ नियम कहते हैं इसके द्वारा किया जाता है। और इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी मध्य तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के पृष्ठ पर लंबवत हो, जैसे चित्र 12.30 में दर्शाया गया है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के माध्यम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र और माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, अगर अनुच्छेद 12.14 में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराता है, इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल की दिशा क्या है? दाईं ओर, बाईं ओर, कागज से बाहर की ओर आते हैं तथा कागज के भीतर की ओर जाते हैं। हल करके देखें तो उत्तर इसका सी ही होगा, कागज से बाहर की ओर आते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है। याद कीजिए कि किसी धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर ही जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो औसत में चुंबक तत्व देखें, विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराओं की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती है जिसका हमें उपयोग करना है, और वे आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1/8 भाग के बराबर होता है। और मानव शरीर के 2 मुख्य भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय तथा मस्तिष्क हैं। और शरीर के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनाता है। ऐसा एक विशेष तकनीकी जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब कहते हैं और इसके उपयोग द्वारा किया जाता है। और चिकित्सा और निदान में एक प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होते हैं और इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबक तत्व के महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ देखें, हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, से उसे प्राप्त करते हैं। और ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है उसे विद्युत मन्य तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं, और अन्य तार को
जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार यानी ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 V का विभवांतर है और घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज में से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करता है और इन्हें मुख्य स्विच में होते हुए भी घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति होती है। प्राय घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं एवं 15 ये विद्युत धारा अनुमतांक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधरितों जैसे गीजर वायु शीतत्र कूलर आदि के लिए किया जाता है। और दूसरा विद्युत परिपथ 5A विद्युत धारा अनुमतांक के लिए किया जाता है जिसमें बल्ब पंखे आदि चलाए जाते हैं। भूस संपर्क तार जिस पर प्राय हमारा विद्युत रोधी आवरण होता है घर के निकट विद्युत के भूमि के भीतर बहुत गहराई पर विद्युत स्थिर धातु के प्लेग में संयोजित होता है और इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री टोस्टर मेज का पंखा रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले घरेलू साधनों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। और धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चाल पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षण होने पर उस साधृत का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। फलस्वरूप इस साधृत को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात में सुरक्षित बचा रहता है। चित्र 12.5 में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है और प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युमन्य तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत साधृतों को संयोजित किया जा सकता है और प्रत्येक साधृत का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है और ताकि इच्छा अनुसार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके और सभी साधृतों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। पिछले अध्याय में हमने यह विद्युत फ्यूज के सिद्धांत एवं कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधृत को अतिभारण के कारण होने वाले क्षति से बचाता है। जब विद्युत मन्य तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है, यानी यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त होता जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है और इसे लघुपथन कहते हैं और विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। और फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है जिसमें विद्युत परिपथ टूट जाता है और आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि में भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधृतों को संयोजित करने से भी अतिभारण हो जाता है। हमने इस चैप्टर में क्या सीखा था? हमने देखा कि दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है और इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है तथा जो दूसरा सिरा है वो दक्षिण की ओर संकेत करता है वो दक्षिण ध्रुव कहलाता है। और किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का सूचन किया जा सकता है। उसके बाद देखा किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति हो देखा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट दिखाई देती है। उसके बाद किसी विद्युत धारावाही धातु के तार के एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर रेखा क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती है और
जिनकी दिशा दक्षिण हस्त और नोस्ट नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखा विद्युत चुंबक में नर्म लोहा क्रोड होता है और जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। उसके बाद कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव कराता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम द्वारा प्राप्त किया गया है। उसके बाद हमने देखा अपने घर में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वाट पर प्राप्त होती है, जिसकी आवृत्ति 50 JH है और आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है, जिसे विधुमन्य तार कहा जाता है, और दूसरे पर काला विद्युत रोधन वो होता है, जिसे उदासीन तार कहते हैं। और इन दोनों तारों के बीच 220 V का विभवांतर होता है। और तीसरा भार भू संपर्क तार होता है, जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है, और यह तार भूमि में गहराई पर दबी धातु के प्लेट से संयोजित होती है। और भू संपर्क एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि साधृत्य के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई छेद हो जाता है तो उस साधृत का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे, और विद्युत परिपथ को लघुपथ अथवा अभिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है।